हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएसपीसी एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। आज है 23 जून। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है स्टडी पॉइंट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है। उसके अलावा ये है ईमेल आईडी, जो भी आपका समस्या और जो भी आपका सुझाव हो आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण दिवस ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है, तो लेट्स मूव। ये थीम इसलिए रखी गई है कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे ये जो 5 रिंग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 5 रिंग अलग अलग महाद्वीपों को प्रेजेंट करते हैं। ये अलग अलग महाद्वीपों से जुड़े हुए हैं, तो जिसमें ये ब्लू वाली रिंग किससे जुड़ी हुई है, तो ये यूरोप से जुड़ी हुई है, यानी ये यूरोप को प्रदर्शित करती है। उसके अलावा ये ब्लैक वाली अफ्रीका को, रेड वाली अमेरिका को, उसके अलावा ये ग्रीन वाली जो है ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को जो है यहाँ पे कभी कभी ओशियाना भी कह दिया जाता है, यानी ग्रीन वाली रिंग ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा ये येलो वाली रिंग जो होती है किसको करती है, एशिया को करती है ये रिप्रेजेंट। जहाँ पे 5 अलग अलग रिंग है और ये 5 अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती है, इसको याद रखेंगे आप। अगला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये भी प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या रखी गई, लैंगिक समानता के लिए नवाचार तथा तकनीक। देखिए विधवा दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, आप लोग देखते ही होंगे कि समाज में कितनी रूढ़िगत प्रथाएं चली आ रही हैं, कितना रूढ़िगत विचार है लोगों का। इनको लगता है कि अगर वाइफ आई और उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वाइफ के आने से ही चली गई है हस्बैंड की जान। तो ऐसा माना जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि कलमुही है या इसके पैर ठीक नहीं, इस तरीके की बातें की जाती है समाज में हमारे, यानी सारा दोष उसके वाइफ के ऊपर ही मर दिया जाता है जिसकी जान गई है। तो इस तरीके से इनको पहचान दिलाने के लिए, इनके सम्मान के लिए, इनको साथ लेकर के चलने के लिए, समावेशी विकास के लिए, समावेशी समाज के लिए, सतत विकास के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि विधवाओं के बारे में भी जागरूकता फैलाई जा सके। इनके खिलाफ जो रूढ़िगत प्रथाएं हैं, जो रूढ़िगत विचार हैं, उनको दूर किया जा सके। इनसे जुड़ी जो भी गलत धारणाएं हैं उनको दूर किया जा सके, इसलिए इंटरनेशनल विडोज डे या अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी डल लेक, डल झील कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। यहाँ पे क्या हुआ, तो एलिगेटर गार फिश पाई गई है। ये एक विदेशी प्रजाति है और यहाँ पे एक आक्रामक प्रजाति, यानी ये देशी जातियों के लिए खतरा बन गई है। यहाँ पे जो डल लेक में, डल झील में जो भी देशी मछलियां थी उनके लिए खतरा बन गई, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। डल लेक के बारे में जानेंगे, उसके अलावा एलिगेटर गार फिश के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 4-5 लोग पकड़े हुए हैं। इतनी बड़ी मछली है, आप आराम से 1 हफ्ते 10 दिन खा सकते हैं। जो भी लोग खाते होंगे, जो नहीं खाते उनको वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर कोई मछली खाता है या मांस खाता है तो उसका पर्सनल चॉइस है, इसमें आपको उसके प्रति घृणा करने की या उसके प्रति किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई कुछ खाता है या कुछ पीता है, उसकी पर्सनल लाइफ है ना, उसका व्यक्तिगत अधिकार है, आप उसमें इंटरफेयर ना करें। अगर कोई मांस खाता है या मछली खाता है तो इस तौर पर, इस आधार पर आप उससे नफरत करें, आप कहें कि गलत है, ये सही नहीं है, तो वो आप अपने तक रखिए। अगर आपको कुछ गलत लग भी रहा है तो आप इज्जत प्यार से ठीक तरीके से उसको बता दीजिए कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, आप ऐसे कर रहे हैं। आगे उसकी मर्जी, वो डिसाइड करे क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन सिर्फ इस बेस पे किसी से घृणा करना है, किसी को गलत कहना कि वो मांस या मछली खाते तो ये गलत है। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपकी सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको खुद ही चेंज करनी चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी मछली है और फिर इसका मुंह आप देखेंगे ना तो मगरमच्छ जैसे, इसलिए इसको एलिगेटर कहा गया है। एलिगेटर का हिंदी में क्या मतलब होता है, एलिगेटर का हिंदी में मतलब होता है मगर, मगरमच्छ। तो इसका मुंह जो है वो उसी की तरह दिखाया जा रहा है, उसका मुंह उसी की तरह होता है, इसलिए इसको एलिगेटर गारफिश कहा जाता है। इस बारे में हम देख लेते हैं मगरमच्छ गारफिश। फिश आपको पता ही चल रहा होगा कि एक मछली है, एक प्रकार की मछली की प्रजाति है ये। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोफिन प्रजाति का करीबी रिश्तेदार है। करीबी रिश्तेदार से मतलब ये नहीं है कि उसका सास ससुर है इस तरीके से, उसका मतलब ये है कि बोफिन प्रजाति से जुड़ा हुआ है, उसका निकट संबंधी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने मगरमच्छ जैसे सिर और रेजर नुकीले दांतों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जानी जाती है मछली, तो यहाँ पे अपने मगरमच्छ जैसे सिर होते हैं इसके, और उसके अलावा इसके नुकीले दांत होते हैं, इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रेफिन वाली यूरी हेलाइन मछली है और उत्तरी अमेरिका में ताजे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। गर परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है ये। यानी कहाँ पे पाई जाती है, तो नॉर्थ अमेरिका की जो ताजे जलों की झील है, ताजा लेक जो है वहां पे ये पाई जाती है। और गार परिवार में जो सबसे बड़ी प्रजाति होती है उनमें से एक है ये, यानी कि सबसे बड़ी प्रजाति यही पाई जाती है, एलिगेटर गारफिश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारफिश तेजी से बढ़ती है और इसका जीवन काल 20 से 30 साल होता है। यानी कितना सालों तक रह सकती है, तो 20 से 30 साल तक इसका जीवन काल माना जाता है। इसके बीच में ये जीवित रहती है, यानी 30 साल से अधिक नहीं रहती है जीवित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठंडे पानी में भी जीवित रह सकते हैं, जहाँ पे तापमान कितना हो, तो 11 से 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो तो ये सहन कर सकती है। यानी इसका वह नहीं है इतना तापमान इसके लिए, ये ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर सकती है। आप सबको पता है कि डल लेक जो है, डल झील जो है,
वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे जो है ताज़ा पानी ही पाया जाता है। उसके अलावा अब जम्मू कश्मीर में तो आप सभी को पता है कि पानी ठंडा होगा ही होगा वहाँ का, तो फिर भी वहाँ पे पाया जाए, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है ठंडे पानी में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका भौगोलिक वितरण क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका, उसके अलावा मैक्सिको में भी पाई जाती है। और अब कहाँ पे पाई गई, तो भारत में पाई गई, डल लेक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका खतरा क्या है इसके, तो ये एक शिकारी मछली है और मांसाहारी है। ये सभी प्रकार की मछलियों को खा सकती है, इसलिए देशी प्रजातियों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन जाती है। यानी ये क्या, तो मांसाहारी प्रकार की एक प्रजाति है एलिगेटर गारफिश। उसके अलावा क्या है, तो ये शिकारी है। यानी अब देखिए जो भी देशी प्रजाति की होंगी मछलियां, उसको तो ये खा जाएगी, क्या जो छोटी मछलियां उसको ये खा जाएगी, तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खाद्य जाल जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा जो है देशी प्रजातियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा, उनका विलोपन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कई प्रकार के प्रभाव डालेगी हमारे पर्यावरण पर, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है IUCN में इसका क्या स्टेटस है, तो IUCN में इसको लिस्ट कॉन्सर्न में रखा गया, यानी कम चिंताग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया IUCN में। ये डल लेक का नजारा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये पर्यटन के तौर तरीके से भी इसको विकसित किया गया, यानी यहाँ पे पर्यटन के लिए भी इसको विकसित किया गया। पर्यटक जाते हैं यहाँ पे घूमने, ये नाव को इसीलिए बनाया गया विशेष रूप से, ताकि यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं इसमें घूमें, इसकी सवारी करें, डल लेक को जाने। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फूलों की खेती भी की जाती है डल लेक में, तैरते हुए रहते हैं। तो उसके बारे में हम अभी आगे देख लेते हैं डल लेक क्या है, उसकी विशेष जानकारी क्या है डल लेक के बारे में, क्योंकि वनडे एग्जाम में अक्सर से पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये लेक कहाँ से पाई जाती है, यानी ये लेक कहाँ पर पाई जाती है। तो डल लेक कहाँ पे पाई जाती है, श्रीनगर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से कई बार वन लाइनर क्वेश्चन दे करके पूछ लेता है। यहाँ पे डल लेक के बारे में, डल झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीर पंजाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किस पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो पीर पंजाल से। झील एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जो 21.1 वर्ग किलोमीटर या 8.1 वर्ग मील में फैली हुई है, जिसमें इसके दैत्य बगीचे भी शामिल है। फ्लोटिंग गार्डन को क्या कहा जाता है, वहाँ पे राट कहा जाता है। जो यहाँ पे झील में फ्लोटिंग गार्डन बनाया जाता है, अभी मैंने बताया था कि फूलों की खेती की जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, वहाँ पे राट कहा जाता है। इसमें 3 द्वीप शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं, तो यह लकुट दल पर स्थित द्वीप को रोफ लंक कहा जाता है। रोफ लंक का क्या मतलब, सिल्वर आइलैंड के रूप में जाना जाता है। और इसके चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ हैं। इस प्रकार से 4 चिनारी या 4 चिनार के रूप में भी जाना जाता है। उसके चारों कोनों पर चिनार के पेड़ पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, 4 चिनारी या 4 चिनार भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा चिनार द्वीप, जिसे सोनलंग, आप इसके नाम से देख सकते हैं कि सोने से जुड़ा हुआ बात किया जा रहा है, स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको बोर्ड डल यानी बड़ी दल या बड़ी लेक पर, बड़ी झील पर, बड़ी डल पर स्थित बताया जाता है, और हजरत बल के पवित्र मंदिर के सामने स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डल झील फ्लोटिंग बाजार राट के नाम से जाना जाता है, कि लिए भी लोकप्रिय है। वही अभी जो मैंने बताया कि यहाँ पे लोकप्रिय फ्लोटिंग गार्डन है, जिसको क्या कहा जाता है, राट कहा जाता है। उसके लिए भी लोकप्रिय, जहाँ विक्रेताओं के अपने शिकारे होते हैं और वे पर्यटकों से संपर्क रखते हैं। शिकारे क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है शिकारे, यहाँ पे ये है शिकारे, इसी में पर्यटक आते हैं तो यहाँ पे बैठ करके घूमते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है फोर्टिफाइड फूड के बारे में। फोर्टिफाइड फूड या खाद्य सुदृढ़ीकरण किसे कहा जाता है, देखिए जैसे मान लीजिए चावल हो गया, उसके अलावा दूध हो गया, उसके अलावा नमक हो गया, यानी कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका हम उपयोग करते हैं, अगर उसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं पाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी में विटामिन नहीं पाया जा रहा है, कोई सा मान लीजिए किसी में विटामिन ए नहीं पाया जा रहा है, किसी में विटामिन सी नहीं पाया जा रहा है, इस तरीके से अगर उसमें वो चीज प्रोवाइड करा दी जाए। मान लीजिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, और अगर खट्टा डालें तो दूध फट जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए इसमें विटामिन सी नहीं पाया, चावल में मान लीजिए कोई विटामिन या कोई पोषक तत्व ऐसा जो नहीं पाया जा रहा है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड करके या किसी अन्य तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसमें चावल में वही पोषक तत्व प्रोवाइड करा दिया जाए। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमें अन्य तरीकों से, या जैसे मान लीजिए फल फ्रूट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि चावल खाएंगे, चावल के ही जरिए हमें अन्य सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमें उसके लिए अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्य तरीके से परेशान की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो पैकेज्ड खाने आते हैं, पैक्ड खाने आते हैं, या पैक्ड जो आता है उसमें पोषक तत्व करके, वो सारी चीजें हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे वर्तमान समय जो ये एड इंडस्ट्री का टाइम है, क्या होता है इसमें कि इसमें बहुत सारे विज्ञापन दिखा करके आपको अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। इतना ज्यादा ऐड दिखाएंगे, इतना ज्यादा प्रचार करवा देंगे किसी बड़े सुपरस्टार से, या कोई इन्फ्लुएंसर होगा, इस तरीके से इतना ज्यादा उसका ऐड करा देंगे कि लोगों के दिमाग में चीज छप जाती है। ऐसे कोई तेल ले लीजिए, जैसे आप देखें कई सारे तेल की ब्रांडिंग होती है, उसका ऐड होता है कि ये दिल के लिए स्वास्थ्य के सही है, दिल के स्वास्थ्य के लिए सही, उसके अलावा ये किडनी के लिए सही है, उसके अलावा सेहत के लिए सही, इस तरीके से कहा जाता है। जबकि आप देखें कि सरसों का तेल जो होता है घर पे बना हुआ,
वो सबसे बेहतर होता है। उसके बाद भी इसकी लेबलिंग कर दी जाती है कि इसका ऐड किया जाता है कि ये कंपनी का तेल है, ये ज्यादा सही है, सरसों का तेल सही नहीं है, पारंपरिक रूप से बनाया गया ये वो। इस तरीके से इसकी लेबलिंग कर दी जाती है, इसका ऐड कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, हम लोग जाकर के उसको खरीदते हैं, उसका यूज करते हैं, फिर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है कि जो फोर्टिफाइड राइस है या फोर्टिफाइड फूड है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। किसके थ्रू? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, उसके थ्रू लोगों को पहुंचाया जाए। उसका क्या फायदा होगा? तो जो गरीब तबका होगा, समाज का वंचित समुदाय होगा, वो भी इसका फायदा उठा सकेगा। जो अमीर है सिर्फ उन्हीं तक नहीं पहुंचेगा ये, यानी पोषक तत्वों की जो कमी होती है उससे क्या होता है, फिर हम कुपोषण के शिकार होते हैं। अब कुपोषण को खत्म करने के लिए ये सरकार एक कदम उठा रही है कि फोर्टिफाइड फूड लेकर के आए। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है? यहाँ पे मुद्दा ये कि यहाँ पे एक आशा करके संगठन है, इन्होंने आरोप लगाया कि फोर्टिफाइड फूड के तरीके से जो होते हैं, फिर ये अधिकारी इस पे फायदा उठा रहे हैं, अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं अधिकारी इसमें। वही यहाँ पे एलिगेशन लगाई गई है, यहाँ पे आरोप लगाया गया है, उसी के लिए ये न्यूज चर्चा में आ गई है। देखते इसके बारे में। अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर, आशा ने आरोप लगाया कि फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, इसके जो सदस्य हैं सार्वजनिक खाद्य फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, यानी एक तरीके से पैसा ले रहे हैं इसके लिए, या इसका गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, आर्थिक रूप से लाभ उठा रहे हैं इसका। यही यहाँ पे आरोप लगाया गया, इसलिए फिर से न्यूज में आ गया है। आशा कौन है? तो ये वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और गैर सरकारी संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है। अब अम्ब्रेला संगठन या अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है? जिसके तहत, यानी एक ही छत के तहत बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाए। जैसे आप मान लीजिए मॉल होता है, मॉल क्या होता है? यहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, आपको रेस्टोरेंट की चीजें मिल जाएंगी, उसके अलावा आपको कपड़े मिल जाएंगे, शूज मिल जाएंगे। इस तरीके से मतलब अलग अलग दुकानों पर आपको नहीं जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। उसी तरीके से होता है अम्ब्रेला संगठन या अम्ब्रेला स्कीम होती है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे या एक ही स्कीम या एक ही संगठन के नीचे बहुत सारी अलग अलग चीजों की मिल जाते हैं लोग। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अम्ब्रेला संगठन है जिसमें वैज्ञानिक होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और गैर सरकारी संगठनों को भी लेकर के चला जाता है। इसके अलावा FFRC, भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के तहत एक उद्योग आधारित संगठन है। यह मानकों और खाद्य सुरक्षा प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर सूचना और इनपुट प्रदान करता है। FSSAI को, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को FSSAI अधिनियम 2006 के तहत बनाया गया था और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके निर्माण कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये सोचे कि फूड से रिलेटेड है तो कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में तो नहीं आता है या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय में तो नहीं आता है। ये आता है किसमें है? तो आता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करता है और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो ये है कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन जो थी दुनिया की पहली, डेल्टा, उसके खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किया? तो एक केस फाइल कर दिया है। किस लिए? कि ये जो है झूठ बोल रही है कि कार्बन न्यूट्रल, आप अपने आप को साबित करें कि आप कार्बन न्यूट्रल हैं। इसी के लिए यहाँ पे एक केस फाइल कर दिया गया है, तो इसलिए ये फिर से चर्चा में आ गया है। अब इससे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है? एक्चुअल मुद्दा क्या? देखिए, तो मान लीजिए केस कर दिया, वो हमारे किस काम का है? हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या काम का? तो हम उसके बारे में देखते हैं। हमारे एग्जाम की दृष्टि से काम का है ग्रीन वॉशिंग नाम का वर्ड। ये ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? इसके बारे में जो है एंटोनियो गुटेरियस साहब ने भी इसके बारे में चर्चा की है। अभी गुटेरियस साहब कौन है? तो ये यूएन के चीफ है। इन्होंने भी ग्रीन वॉशिंग को कहा था कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त के बाहर की चीज है ग्रीन वॉशिंग को, हम बिल्कुल भी झेल नहीं सकते, ये गलत चीज है। अब हम ग्रीन वॉशिंग के बारे में जानेंगे, इसका प्रभाव क्या होता है, उससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज हम यहाँ पे जानेंगे। ग्रीन वॉशिंग क्या है तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैंपेन चलाया जा रहा है कि ग्रीन वॉशिंग को रोका जाए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो विश्व की है ना, अब आप एप्पल को देखिए, एप्पल क्या करता है? अपने बहुत बड़े बड़े इवेंट लॉन्च करता है। वो क्या कहता है कि पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट से चार्जर हटा दिया है। यानी इतनी महंगी मोबाइल आप ले रहे हैं, 1 लाख की, 70,000 की, इस तरीके से आप मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन आपको चार्जर नहीं मिलेगा। किसके नाम पे? तो पर्यावरण हितैषी के नाम पे, यानी पर्यावरण अनुकूल करने के लिए, पर्यावरण के लिए काम अच्छा करने के लिए वहां पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट से चार्जर ही हटा दिया है। प्राइस उतना ही रखा उन्होंने, उसके अलावा और चीजें नहीं कम की है, लेकिन क्या किया? चार्जर हटा दिया। किसके नाम पे? तो पर्यावरण के नाम पे। तो यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसको तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप आसान भाषा में समझिए कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। इसको तो आप अपने से पढ़ ही सकते हैं, आप उसको पढ़ करके सुनाने का कोई मतलब है नहीं। ग्रीन वॉशिंग का सीधा सा मतलब क्या है? इसमें पहला पॉइंट तो है कि जो ग्रीन वॉशिंग होता है ये एक तरीके की भ्रामक प्रक्रिया है, यानी ये उपभोक्ताओं के साथ और बाकी लोगों के साथ ये झूठ है, धोखा है, ये धोखे की प्रक्रिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ग्रीन वॉशिंग में होता क्या है? ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कोई कंपनी हो, मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है, वो क्या कर रही है
ये जो कहती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण पर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा, ये ऐसा कहती है। इसके लिए प्रचार करती है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े अभिनेता हायर करती है, इस तरीके से दिखावा करती है, इवेंट लॉन्च करती है। लेकिन जब एक्चुअल में देखा जाता है तो एक्चुअल में पर्यावरण के अनुकूल होता नहीं है। एक्चुअल में ये पर्यावरण के अनुकूल होता नहीं, बस ऐसा दिखावा किया जाता है। तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक भ्रामक प्रक्रिया हो जाती है, यानी झूठी प्रक्रिया, ये धोखा है कस्टमर के साथ या लोगों के साथ। इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया क्या है, तो ये झूठी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संगठन हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई अन्य हो गया, तो वो क्या करता है यहाँ पे ये दिखाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पाद है वो पर्यावरण के अनुकूल है, पर एक्चुअल में वो पर्यावरण के अनुकूल होता नहीं है, बस ऐसा दिखाया जाता है उसको। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रीन वॉशिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब कोई संगठन अपने पर्यावरणीय प्रभाव को वास्तव में कम करने की तुलना में स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए विज्ञापन पर अधिक समय और पैसा खर्च करता है। यह ऐसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए कपटपूर्ण मार्केटिंग नीति या चाल होती है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांडों से उत्पाद या सेवाएं लेना पसंद करते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि मुझे पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट ही चाहिए, अगर आप पर्यावरण को लेकर के सतर्क, आप उसके लिए काम भी करना चाहते हैं, आप पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो ये कंपनी क्या करती है कि उसके लिए आपको ग्रीन वॉशिंग यूज करती है, ग्रीन वॉश करती है ताकि आप उनके प्रोडक्ट खरीदें पर्यावरण अनुकूल बता करके, जबकि वास्तव में होता नहीं है। फिर इस तरीके से आप जाने अनजाने उसमें आप भागीदार हो जाते हैं कि आपने पर्यावरण को खराब किया है। तो वही ऐसे उपभोक्ताओं को टारगेट करती हैं, ऐसे कस्टमर्स को ये टारगेट करती हैं जो पर्यावरण के लिए संवेदनशील होते हैं, जो पर्यावरण को लेकर के चलना चाहते हैं, जो पर्यावरण को सुधारने के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। ग्रीन वॉशिंग के प्रभाव क्या है? तो उपभोक्ताओं के लिए इसके प्रभाव क्या है? ऐसे साक्ष्यों की संख्या बढ़ रही है जो दर्शाते हैं कि उपभोक्ताओं की भावना हरित और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ होने और की ओर झुकी हुई है। यानी जो कस्टमर्स हैं अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं कि हमें पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट लेकर के चलना चाहिए, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद लेकर के चलना चाहिए। भले से वो थोड़ा सा महंगा पड़े, भले से वो हमें 10 रुपए की जगह 15 रुपए का पड़े, 20 रुपए का पड़े, लेकिन हम अब पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट लेकर के ही चलेंगे। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो कस्टमर्स हैं जागरूक हो रहे हैं इसके लिए, और फिर इसलिए कंपनियां जो ग्रीन वॉशिंग जैसी चीजें यूज कर रही है ना, ताकि जो जागरूक कस्टमर है उनको गुमराह किया जा सके, उनके साथ छल किया जा सके, पर्यावरण के नाम पर उनको अपना प्रोडक्ट बेचा जा सके जो एक्चुअल में पर्यावरण के अनुकूल है ही नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन वॉशिंग में लगी कंपनियों के लिए उपभोक्ता संभवतः अन्य संगठनों को चुनेंगे जो अधिक नैतिक हैं। यानी अगर आप इस तरीके के काम करेंगे, जैसे अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है वोल्क्सवैगन नाम की कार की कंपनी, इन्होंने ये दावा किया कि इनके प्रोडक्ट जो है, इनके कार जो बन रहे हैं पर्यावरण अनुकूल है। फिर जब इनका चेकअप किया गया, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो पता चलता है कि इन्होंने झूठ बोला था। यानी ये जो इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं पर्यावरण अनुकूल नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यानी इन्होंने ग्रीन वॉशिंग की है। फिर इनकी इमेज क्या होगी? जाहिर सी बात है कि इनकी इमेज डिग्रेड होगी। अब इतनी बड़ी कंपनी और फिर झूठ बोल रही हो, पर्यावरण के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आपकी इमेज जो है डिग्रेड होगी ही होगी। इस तरीके से मार्केट आपकी खराब होगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर कस्टमर क्या करेंगे, ऐसे अन्य संगठन चुनेंगे जो वास्तव में इसको लेकर के चल रहे हैं, जो वास्तव में ग्रीन वॉशिंग जैसी चीजों में संलिप्त नहीं है और पर्यावरण को ध्यान में रख करके चल रहे हैं। भले से थोड़ा सा महंगा दे रहे हैं, तो हम वहां पे जाकर के देखेंगे, उस चीज को खरीदेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हरित उद्योगों के लिए ग्रीन वॉशिंग का जोखिम उपभोक्ताओं के विश्वास की कमी है। यदि बहुत अधिक ग्रीन वॉशिंग होती तो उपभोक्ता वैध रूप से हरित उद्योगों सहित किसी के भी हरित दावों पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि किस पर भरोसा किया जाए। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हरित उद्योग जो होते हैं, हरित उद्योग से क्या मतलब है? ऐसे उद्योग जो नेट जीरो लेकर के चल रहे हैं या फिर पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता उनका, या इतना पड़ता है जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है, या प्रकृति अपने आप उसको समाहित कर सकती है। तो ऐसे उद्योगों को हरित उद्योग कहा जाता है। अब वही कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रीन वॉशिंग करेंगे तो फिर उपभोक्ताओं का विश्वास जो है सिर्फ आप पर से नहीं उठेगा ना, ऐसे 10 कंपनियों पर से, ऐसे 10 उद्योगों पर से और उठ जाएगा। और फिर एक बार उपभोक्ता का विश्वास उठ गया, फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मार्केट के लिए भी हो जाएगी, आपके लिए भी हो जाएगी, आपकी इमेज तो डिग्रेड होगी, उपभोक्ताओं को भी समस्या होगी, फिर आपके चक्कर में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रह पर क्या होगा? तो अंततः प्रभाव तो कहाँ पड़ना है? हमारे पृथ्वी पर ही पड़ना है। अंततः जो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा। जो पृथ्वी पे जीवन है, चाहे वो मानव जीवन हुआ, चाहे उसके अलावा पशु हुए, उसके अलावा पेड़ पौधे हुए, सब पे पड़ेगा। यानी सबको लेकर के चलना है हमें, सबके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रह पर अंततः क्या प्रभाव पड़ेगा? अंततः ग्रीन वॉशिंग का सबसे बड़ा प्रभाव अस्तित्व संबंधी है। यानी अगर हम ग्रीन वॉशिंग करते हैं तो क्या होगा? पर्यावरण खराब होगा। पर्यावरण खराब होगा तो उससे क्या होगा? अंततः जाकर के ग्लोबल वार्मिंग और फिर समुद्री जल स्तर में वृद्धि, इस तरीके की चीजें होंगी। फिर क्या होगा? पृथ्वी की जो ग्रह है उस पर ही संकट आ जाएगा। मानव जीवन हो गया, पशु जीवन, इन सबके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन वॉशिंग से कैसे बचें या कैसे इसको रोका जा सकता है। तो विशिष्ट बने, यानी बी स्पेसिफाइड। संगठनों को ऐसे समान शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनका कोई विशिष्ट अर्थ ना। उदाहरण के लिए यह कहना कि कोई उत्पाद पर्यावरण अनुकूल है सामान्य, और यह विशेष रूप से यह पहचान नहीं करता कि उत्पाद या सेवा हरित कैसे है। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए, अगर
मान लीजिए ए नाम की कोई कंपनी है, ये क्या कहती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा उत्पाद है, ये पर्यावरण अनुकूल है, इसने कह दिया, कह करके इसने साइड हो गया। लेकिन कैसे है, इन्होंने कौन सी प्रक्रिया अपनाई है, इन्होंने क्या किया है पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने इसका कोई डेटा नहीं दिया हमें। जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके कार्ड पे या जो उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होती है उस पे इन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है जिससे हमें ये सच में पता चल सके कि पर्यावरण अनुकूल है कि नहीं। बस इन्होंने लिख दिया कि इको फ्रेंडली, बस हो गया। अब ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट 1 करके कि इको फ्रेंडली कैसे है, पॉइंट 2 करके कि इको फ्रेंडली हमने ये किया है, कार्बन उत्सर्जन कम किया है, इसको बनाने के लिए हमने जो है विद्युत ऊर्जा में कोयले वाली विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं करके जल विद्युत का प्रयोग किया है, या पवन ऊर्जा का प्रयोग किया है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया है। इस तरीके से अगर यहाँ पे ये लिखें कि हमने इसको बनाने में इस चीज का यूज किया है, यहाँ पे हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है, यहाँ पे पर्यावरण को बचाया है, तो वहां पे यही बताया जा रहा है कि स्पेसिफाइड डेटा नहीं देना, बस ये लिख देना कि इको फ्रेंडली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा। अब देखिए कभी भी आप अपने आंसर राइटिंग को देखें ना, अगर आप कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कराते, आप सिर्फ लिखते चले जाते हैं कि भारत में बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत सारे कारण ये हैं, बहुत सारे कारण वो हैं, बहुत गलत बात हो रही बात में, तो इस तरीके से तो आपका आंसर राइटिंग कोई काम का है ही नहीं ना, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि भारत में 2 लाख 4 लाख 6 लाख कोई स्पेसिफाइड डेटा, कोई संख्यात्मक डेटा नहीं बताएं कि इतनी आत्महत्याएं प्रति वर्ष हो रही हैं, और ये किसने बताया, तो एनसीआरबी ने बताया है। या इसके अलावा आप ये नहीं बताएंगे कि मान लीजिए एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो अलग अलग स्टेट में कितना आत्महत्या हो रही है और किस किस कारण से हो रही है, ये कौन रिपोर्ट बता रही है, किस रिपोर्ट के आधार पर आप ये बातें कह रहे हैं। जब तक आप ये स्पेसिफाइड डेटा नहीं देंगे तब तक आपके आंसर राइटिंग पे इंटरेस्ट नहीं किया जाए। तो वही यहाँ पे कहा यार कि डेटा का उपयोग करें, यानी आप स्पेसिफाइड डेटा दें, आप बताएं उसके बारे में, संख्यात्मक डेटा हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई इंडेक्स हो गया, आपने क्या क्या प्रयोग किया, ये सारी जानकारी आप प्रोडक्ट के ऊपर दें ताकि लोगों को विश्वास हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सच्चे रहें। तथ्य आधारित कथन, जो सत्य हो, पर्यावरण के बारे में किसी भी और सभी प्रकार के विपणन या दावों के लिए मानक होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमाणन। अब प्रमाणन का क्या मतलब है, कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में इधर उधर हो जाता है शब्द, जुबान लड़खड़ा जाती है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, तो उसके लिए माफ करना भाई। यहाँ पे जो लिखा वो देखते हैं। मापने, रिपोर्ट करने, मानक बनाने, दावों को सत्यापित करने और प्रमाणन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं, पद्धतियां और संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी होगी वो कहती है कि ये पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है, तो अब क्या करना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए। इसके लिए कोई मापदंड बनाया जाना चाहिए कि देखिए ये चीजें होंगी, ये पॉइंट आपके पास होंगे, ये आपने पॉइंट यूज किया होगा, तब हम इसको पर्यावरण अनुकूल मानेंगे, तब हम इसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मानेंगे। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए कोई मानक होना चाहिए, कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई जांच करने वाली एजेंसी होनी चाहिए। वही सारे पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, उसके अलावा वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन सारे लोगों को भी लेकर के साथ में चलना चाहिए, इन लोगों को जागरूक करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई विशेषज्ञ उस फील्ड का, तो उसको भी इनवाइट करना चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए, उसकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप कैसे इसको लेकर के चलते, या इसके बारे में हम और क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभ्यास के बारे में। ये क्या हुआ, भारतीय सेना जो है उसने कहाँ पे, तो मंगोलिया में एक सैन्य अभ्यास को ज्वाइन किया है। अब ये कौन करा रहा है, तो यूएस यानी अमेरिका लेकर के चल रहा है इसको, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अमेरिका लेकर के चल रहा है। ये आयोजन कहाँ पे किया गया, मंगोलिया के अंतर्गत किया गया। इसका नाम क्या है इस एक्सरसाइज का, तो इसके बारे में आगे जानेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में। उसके पहले आप मंगोलिया को थोड़ा सा देख लीजिए। ये है मंगोलिया, आप देख पा रहे होंगे बड़ा बड़ा लिखा है तो दिख ही रहा होगा क्लियरली। ये मंगोलिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके दक्षिण में यानी नीचे कौन है, तो चाइना है, इसके ऊपर कौन है, तो इसके ऊपर रसिया है। यानी आप यहाँ पे एक चीज ये देख पा रहे हो कि जैसे नेपाल है, चाइना और इंडिया के बीच बफर स्टेट का काम करता है, यानी दोनों के मध्य जो है सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। यानी अगर ये नहीं होता नेपाल हमारे पास, तो क्या होता, चाइना डायरेक्ट हमसे टच करता, चाइना की सीमा डायरेक्ट हमसे टच करती, फिर एक जगह और विवाद बढ़ जाता हमारा, यानी नेपाल को होने से हमारा फायदा है। तो वैसे ही यहाँ पे चाइना और रसिया के बीच में कौन आ रहा है बफर स्टेट के रूप में, तो ये मंगोलिया आ रहा है। यहाँ पे आप लेक बैकाल देख सकते हैं, इसकी खासियत क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि लेक बैकाल फेमस क्यों है। ये रसिया में पड़ती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये मंगोलिया हो गया। उलन बटोर इसका क्या है, तो इसका उलन बटर जो है ये इसकी राजधानी है। देख लेते हैं अब हम एक्सरसाइज के बारे में। इसका क्या नाम है, इसका नाम है खान क्वेस्ट अभ्यास 2023। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, तो इसका नाम है खान क्वेस्ट। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि 20 से अधिक देशों ने, कितने, तो 20 से अधिक देशों ने इसमें सहयोग किया है, इसमें भाग लिया है। कौन कौन, तो मंगोलिया में कहाँ हुआ है, खान क्वेस्ट 2023 नामक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया। कहाँ पे, मंगोलिया में। ये क्या है, एक्स खान क्वेस्ट क्या, अगर आपसे स्टेटमेंट देकर पूछ ले एक्स खान क्वेस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 दिवसीय, यानी कितने दिन चलेगा, तो 14 दिन चलेगा। अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना
और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान UNPKO यानी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षण देना। यह अभ्यास प्रतिभागियों को भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए तैयार करेगा, शांति संचालन क्षमताओं को विकसित करेगा और सैन्य तैयारी को बढ़ाएगा। यहाँ पे इसका आयोजन किस लिए किया गया, तो जो यूएन की पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे भविष्य में कैसे इसको लेकर के चलना है, यूएन पीस कीपिंग मिशन को, इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छे पॉइंट होंगे, इसके लिए जो देश अलग अलग देशों के पास अनुभव उसको साझा करना है। हर देश अपने विशेषता के बारे में बताएगा, यहाँ पे उसकी विशेषज्ञता किस फील्ड में, उसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह चीज यहाँ पे बताई जा रही है। मंगोलिया कहाँ पड़ता है, तो मंगोलिया के उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन पड़ता है, मैंने पहले बता दिया। उसके अलावा इसमें सरकार का संसदीय रूप है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलन बटार इसकी राजधानी है। मंगोलिया में बोली जाने वाली भाषा में खलका मंगोल आधिकारिक भाषा यही यहाँ की। कौन सी भाषा, तो खलका मंगोल मंगोलिया की आधिकारिक भाषा। उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी भाषा यूज की जाती है, तो तुर्की और रूसी शामिल है। उसके अलावा यहाँ पे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो अल्ताई, खंगई और खेंटी, ये यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए हो सकता है कि यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में आपसे ना पूछे कि खानकोस्ट एक्सरसाइज कहाँ हुई, उसके अलावा ये ना पूछे कि मंगोलिया की राजधानी क्या है या मंगोलिया के दक्षिण में या उत्तर में कौन, लेकिन आपसे ये फिजिकल बाउंड्री होती है पूछ सकता है, फिजिकल विशेषताएं जो देश की वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, तो आपको ये नाम दे देगा कि अल्ताई, खंगई और खूंटी क्या है या कहाँ पे पाए जाने वाले पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा आपकी प्रमुख नदी कौन सी, तो ओरखोन यहाँ की प्रमुख नदी है। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू, जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, बाकी थैंक यू।